नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि दोस्तों आप अच्छे पढ़ रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी थीम है नो बकवास नो टाइम पास, इसी थीम पर कार्य करते हुए दोस्तों, जैसा कि अपने पार्ट फर्स्ट में बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज अपने बेरोजगारी का पार्ट टू पढ़ेंगे। बेरोजगारी पार्ट फर्स्ट में मैं थोड़ा ब्रीफ करा देता हूं दोस्तों। बेरोजगारी पार्ट फर्स्ट में अपने पढ़ा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि जब लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाता है तो अपनी बेरोजगारी प्राप्त होती है। अपने ये भी देखा कि जब आपका लेबर फोर्स, ये होता है आपका लेबर फोर्स, और इसी के अंदर अपन यदि एक वर्क फोर्स को अपन एक डायग्राम के द्वारा दर्शा दे तो ये होता है वर्क फोर्स। जब इस टोटल लेबर फोर्स है एक देश के अंदर, वर्क फोर्स जो काम जिनको मिल चुका है, और लेबर फोर्स मतलब कि जो लोग काम करने के योग्य है। जैसा कि अपन एक उदाहरण द्वारा भी पढ़ा था कि जैसे मान लो कि काम करने के योग्य 70 आदमी काम करने के योग्य है, और वर्क फोर्स मतलब कि 20 आदमियों को काम मिल चुका है। इसका मतलब जो 50 लोग हैं वो अभी क्या है, बेरोजगार है। ये जो दायरा है वो अपना क्या होता है, बेरोजगार होता है। ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने दोस्तों ये भी पढ़ा कि बेरोजगारी की दर किसे कहते हैं। बेरोजगारी की दर किसे कहते हैं, तो दोस्तों अपन ने पढ़ा बेरोजगारी की दर कहते हैं बेरोजगारी अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। यदि बेरोजगार अपॉन लेबर फोर्स का इसमें भाग दे दिया जाए, इंटू 100 कर दिया जाए, तो वो आपकी बेरोजगारी की दर होती है। दोस्तों आपको ये भी पता है कि बेरोजगार कैसे निकालते हैं, तो अपन लिख देंगे लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को अपन घटा देंगे। फिर अपन ये भी पढ़ा कि लेबर फोर्स में किसको शामिल किया जाता है, तो लेबर फोर्स में मैंने बताया था कि लेबर फोर्स यानी कार्यशील जनसंख्या, जिसमें भारत में 15 से 59 और वर्ल्ड लेवल पर बात करें 1564 ईयर को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था दोस्तों। ऑप्शन में आपको ध्यान रखना 16 से 59 मिलेगा, 18 से 59 मिलेगा, 21 से 59 मिलेगा। तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा डाटा एकदम याद रखना है। फिर अपने ये भी देखा था कि कार्य सहभागिता दर किसे कहते हैं। इन सभी विषयों की अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब अपना जो आज का मुख्य बिंदु होने वाला है वो होने वाला है बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करने के लिए तैयारी है। तो आज अपन पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों नोट कीजिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी के प्रकार। लिख दो डायरेक्ट यहाँ, या आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों बेरोजगारी के प्रकार, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप बड़ी तन्मयता से ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। सभी बेरोजगारी को एक बार तो दोस्तों अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से है, तो देखो बेरोजगारी कौन कौन सी होती है। तो देखो सबसे पहले मैं बेरोजगारी लिखता हूं संरचनात्मक बेरोजगारी। इंग्लिश में भी लेंगे दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरी अपन लेंगे अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। इसके बाद में दोस्तों अपन लेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक ले ली, अदृश्य बेरोजगार ले ली, घर्षणात्मक बेरोजगारी ले ली। इसके बाद में अपन लेंगे चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद में अपन लेंगे शिक्षित बेरोजगारी। इसके बाद में अपन लेंगे खुली बेरोजगारी। इसके बाद में लेंगे अपन
आंशिक बेरोजगारी। इसके बाद में अपन लेंगे मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद में अपन लेंगे तकनीकी बेरोजगारी। और भी बहुत सारे, देखो इसके बाद में अपन लेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। इसके बाद में लेंगे अपन अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसे दोस्तों बेरोजगारी से बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि बेरोजगारी कितने प्रकार है। तो फिर भी देखो जो अपने मोटा मोटा था वो बेरोजगारी अपन ने ले ली। संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। लगभग कितने पार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप। शायद ही आपको इस प्रकार का यूट्यूब पर आप एनालिसिस कर लेना, कहीं भी पूरे वीडियो देख लेना, आपको इस प्रकार जो बेरोजगारी के टाइप्स है इतने प्रकार आपको शायद ही कोई बता पाए। इनका दोस्तों अपन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को दोस्तों बहुत सारे नाम है इसके, इसको अपन बोल सकते हैं लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आप इसको डिस्क्यूस्ड, छिपी हुई, हिडन यानी छिपी हुई, लेटेंट यानी परछन, छिपी हुई। अदृश्य बेरोजगारी के और भी नाम है दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ओके। चक्रीय बेरोजगारी को अपन बोलेंगे साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित को तो आपको पता होगा, इसको अपन बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। खुली को दोस्तों अपन बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आंशिक को बोलेंगे पार्टियल। मौसमी को दोस्तों अपन बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तकनीकी को बोलेंगे अपन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों सब इसका वॉलेंटरी अनवॉलेंटरी, एक चीज़ जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है। एक बार दोस्तों उतारो इनको। तो दोस्तों जान आ रही होगी चैप्टर में, आपको देख के पता चल रहा होगा कि इनका एनालिसिस होने वाला है 360 डिग्री। बढ़िया एनालिसिस होगा, आप घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको मस्त रहिए। आप तो देखो बेरोजगारी के प्रकार देखिए, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आदर्श्य या परछन या छिपी हुई बेरोजगारी, लेटेंट, हिडन या डिस्क्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक को अपन बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी बोलेंगे साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित को बोलेंगे एजुकेटेड या एजुकेशनल, शिक्षित हो गया वो तो, हाँ एजुकेटेड शिक्षित सही है। खुली को बोलेंगे अपन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आंशिक को बोलेंगे पार्टियल, मौसमी को बोलेंगे सीजनेबल, तकनीकी को बोलेंगे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, या ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है परछन बेरोजगारी, लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट, परछन बेरोजगारी किसे कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी से पूछा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी से पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चनों से पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विकसित देशों में पाई जाती है, कौन सी विकासशील देशों में पाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ, कौन सी बेरोजगारी को आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी के
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इनका मैं कैसे पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे आप, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, नोट्स बनाते जाए, आराम से लिखते जाए, बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी इंग्लिश में बोलेंगे, ये नाम आपके पास लिखे हुए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा। संरचनात्मक कहने का मतलब है देश में पूंजीगत साधनों के अभाव के कारण जो बेरोजगारी होती है, या देश का पूंजीगत जो ढांचा होता है उसमें अभाव होता है, उसके कारण ये बेरोजगारी पाई जाती है। अब आप कहोगे सर पूंजीगत साधनों की कमी, ये क्या होता है। देखो पूंजीगत साधन, साधन मतलब कि जिनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए उन्हें लगाने के लिए। तो आप बताओ, बड़ा पैसा चाहिए, बड़े साधन चाहिए, वो अपने पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। तो बताओ क्या विकसित देशों में से संसाधन नहीं होते या विकासशील देशों में नहीं होते। तो बिल्कुल आप कहोगे सर विकासशील देशों में ही नहीं होते। इसका मतलब विकासशील देशों में, तो अपन लिखेंगे विकासशील देशों में, अपन लिखेंगे विकासशील देशों में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण, विकासशील देशों में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण यह बेरोजगारी पाई जाती है, या अर्थव्यवस्था के पूंजीगत ढांचे के अभाव के कारण यह बेरोजगारी पाई जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी कौन से देशों में पाई जाती है। तो आप कहोगे सर संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। कौन से देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में। तो आप कहोगे सर भारत में मुख्यतः यह बेरोजगारी पाई जाती है। ये लो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पूंजीगत साधनों की क्या है, कमी है। और पूंजीगत साधनों की कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अर्थव्यवस्था के पूंजीगत नहीं, हटा दो इसको, अर्थव्यवस्था के ढांचे, अर्थव्यवस्था की कमी, अर्थव्यवस्था के ढांचे के अभाव कारण जो यह बेरोजगारी पाई जाती है। अब लोग कहीं कन्फ्यूज रहते हैं कि सर भारत में तो आदर्श बेरोजगारी पाई जाएगी क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्न आ जाए एग्जाम में, इन पर भी चर्चा करेंगे, आप धीरे धीरे बनाए रखें। तो भारत में जो बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और विकासशील देशों में भी कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, विकासशील देशों में भी कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, यही बेरोजगार। थोड़ा सा इसमें करो, नाम है ना ये कर, ऐसा आएगा तो नहीं एग्जाम में, फिर भी अभाव के कारण संरचनात्मक कमजोरी लिखो आप, सही वर्ड थोड़ा सा ये सही रहेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, विकासशील देशों में जैसा कि अपना देश है भारत में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण यह बेरोजगारी पाई जाती है, या अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक
कमी के कारण, स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, उनमें कमजोरी के कारण यह बेरोजगारी पाई जाती है और यह बेरोजगारी भारत के मुख्यतः भारत में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ तक मैं समझता हूँ कि संरचनात्मक बेरोजगारी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे दोस्तों अपन लेने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बेरोजगारी है, आदर्श बेरोजगारी, जिसका नाम है, मैं 2 नंबर यहीं ले लेता हूँ दोस्तों, इसको हटा के एक बार आप बने रहे। अब 2 नंबर हेडिंग डालें, आदर्श फरछन या छिपी बेरोजगारी, लेटेंट, हिडन या डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे आदर्श बेरोजगारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों ये बेरोजगारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बेरोजगारी। लिखो आदर्श बेरोजगारी, यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? आदर्श बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है यदि कृषि में अतिरिक्त श्रमिक लगा दिए जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आई क्या? यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न एग्जाम में आ जाए, आदर्श बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। यदि कृषि में या कृषि कार्य में या कृषि क्षेत्र में यदि कृषि में अतिरिक्त श्रमिक लगा दिए जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक है, जैसे अपन खेत में काम कर रहे हैं, 5 आदमी काम कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं, 5 आदमी ने फसल काट ली, निकलवा ली, कितनी बोरी हुई? मान लो अपन ने कहा कि अपनी कितनी बोरी हो गई, जानते हो क्या? बोरी, कट्टे, पीपे, जो भी मान लो कि 20 बोरी हुई। 5 आदमी काम किया। कितने आदमियों ने काम किया? 5 आदमियों ने काम किया। अब भाई साहब आप इन 5 की जगह 8 आदमी लगा दो इस खेत में। 5 आदमी सफिशिएंट थे, काम कर रहे थे। आपने 8 आदमी मतलब 3 आदमी एक्स्ट्रा लगाए। 3 आदमी क्या एक्स्ट्रा लगाओगे तो क्या ये जो 20 बोरी है, 20 कट्टे है, 22 पीपे है, जो भी है, क्या 20 ये जो क्वांटिटी थी 20, क्या ये इन 3 के बढ़ाने से क्या 20 में बढ़ोतरी होगी? क्या आप होगे सर? बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या इसका कहने वाला क्या? कृषि में आपने अतिरिक्त श्रमिक लगाए, आपने और आदमी लगाए, आपने और लेबर लगाई, तो आपके कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि उत्पादन उतने का उतना ही रहना है। इसका मतलब इसका नाम ही क्यों निकला ये भाई? आदर्श बेरोजगारी, छिपी दिखती नहीं है। आप चाहे 15 लगा दो, भाई 5 की जरूरत है, 7 की जरूरत, आप 10 लगा रहे हो, 15 लगा रहे हो, तो क्या हुआ? छिपी हुई है। आप चाहे उसमें 10 लग जाओ, चाहे 15 लग जाओ। घर में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोग होते हैं गांव में फ्री रहते ज़्यादातर अपने देश में जनसंख्या। अब वो क्या होता है, घर के सारे खेत में चले जाते, काम में लगे जाते। अब चाहे उसमें आप 10 लग जाओ, चाहे 15 लग जाओ, वहाँ क्या है? आदर्श बेरोजगारी है, दिखती नहीं है। आप देखते हो जैसे फुहारा की लाइन होती है, आप जानते होंगे, कहीं अपने नहीं जानते, ऐसे स्प्रिंग सिस्टम फुहारा। अब ये जो लाइन है, अब इसको मान लो मैक्सिमम 2 आदमी इस जगह से शिफ्ट करके इस जगह आराम से लगा सकते हैं, नहीं लगा? अब आप इसमें 6 महीने की जो खेती होती है, 4 महीने की जो भी खेती होती है, उसमें यदि 4 मंथ्स की जो खेती है उसमें 2 आदमी सफिशिएंट है। कितने आदमी? अब यदि आप 4 आदमी जा रहे हो इस लैंड को रखने के लिए, जो काम 2 आदमी कर सकते थे उसमें आप 4 आदमी जा रहे हो, उत्पादन में फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। आप बड़ी ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न बहुत बार आता है। अब एक उसमें और लिखा जाता है, इसमें अतिरिक्त श्रमिक लगाने से, इसमें अतिरिक्त श्रमिक
लगाने भी लगाने से इसका सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य होता है। क्या होता है? सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि सीमांत उत्पादन शून्य किस क्षेत्र में होता है या किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन जीरो होता है। तो आप कहोगे सर सीमांत उत्पादन तो आदर्श बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन शून्य होता है। जहां अपन अतिरिक्त श्रमिक लगाते हैं तो भी उत्पादन पर या कुल उत्पादन पर सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? शून्य होता है। बात आपको समझ में नहीं आई। अब इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि सीमांत उत्पादन शून्य किस बेरोजगारी में होता है? प्रश्न आएगा संरचनात्मक, आदर्शीय, घर्षणात्मक, चक्रीय। तो आपका क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पादन शून्य किस में होता है दोस्तों? आदर्श बेरोजगारी में होता है। अब एक वर्ड आया सर यहाँ सीमांत उत्पादन शून्य, सर ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब है? सीमांत उत्पादन शून्य क्यों होता है सर? ये हम समझ में नहीं है। तो दोस्तों जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो इस वर्ड को भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको शायद ही आज तक के बेरोजगारी में समझा नहीं होगा कि सीमांत उत्पादन शून्य क्यों होता है इसमें। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। देखो टीपी लेंगे अपन, एक होता है टोटल प्रोडक्शन, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, और एक होती है अपनी इकाई या श्रमिकों की इकाई। मान लो कि अपन श्रमिक लगाई। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा दूंगा, समझाओगे। जैसे दोस्तों अपन इकाई एक लगाई, मान लो कि अपने लेबर एक लगाया, तो अपन ये मान रहे हैं कि अपने लेबर एक लगाया तो अपने पास मान लो कि एक आदमी काम करा था, तो अपने पास मान लो कि ये आपके 20 बोरी थी तो 15 बोरी हो रही थी, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी कितना होता है? 15 होता है। ठीक है सर, ये 15 की जगह 15 कैसे, अभी बताता हूँ बेटा। दूसरा होता है जैसे मान लो कि दोस्तों आपने 2 लगाई, तो ये मान लेंगे यार चलो भाई एक आदमी काम कर रहा था खेती में, अब 2 आदमी हो गए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा की, थोड़ा खेत का ध्यान रखा, थोड़ा मतलब कि और भी मेहनत की, तो उन्होंने की मान लो कि 2 आदमी लग गए, तो उन्होंने की उत्पादन कितना कर लिया इस बार? 20। टोटल प्रोडक्शन कितना कर लिया? 20 कर लिया। आप हो गए सर 2 आदमी 20 लग गए। अब आप 2 आदमी की जरूरत थी, आपने एक तीसरे आदमी को और घुसा दिया यहाँ जबरदस्ती। भाई साहब तीसरा घुसा दोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है? पहले भी 20 था, अब भी 20 ही रहना है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काम ही 2 का था। अब 3 आदमी आपने बढ़ाए दोस्तों, तो 3 आदमी बढ़ाए तो भी आपका प्रोडक्शन कितना रहा? 20 ही। इसने कहा नहीं मैं तो एक आदमी और लगाऊंगा, लगा लो भाई। अब इसने 4 आदमी लगा दिए तो भी आपका प्रोडक्शन कितना रहा? 20 ही रहा। कहने का मतलब जो परिभाषा में लिखा था कि यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो कुल उत्पादन श्रमिक लगाए जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि 3 से 4 लगाए तो कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सर आप सीमांत उत्पादन जीरो कैसे होता है दोस्तों? मैं बता देना चाहता हूं आपको। सीमांत उत्पादन अपन कैसे निकालते हैं? सीमांत उत्पादन अपन कैसे निकालते हैं? देखो वैसे तो सूत्र होता है, देखो दोस्तों सीमांत उत्पादन का, मार्जिनल प्रोडक्शन का, कि आपका होता है कि डेल्टा टोटल प्रोडक्शन बटा डेल्टा क्यों। सर ये क्या बता दिया, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आप ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, कुल उत्पादन में कितना चेंज हो रहा है। पहले 15 से 20, 20 से फिर 20, फिर 20, टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है। क्वांटिटी में देखो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4, एक एक बढ़ रहा है ना। या दोस्तों ये क्वांटिटी में एक एक है तो बट्टे में तो 1 आएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं। आप टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है ये देख लो। देखो 15 का 15, 15 से फिर कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? 5 चेंज आया। फिर 20 से 20 होगा तो टोटल प्रोडक्शन में कितने, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया? 0। फिर कितना हो गया? 20 में से 20 गए तो 0। मतलब कि टोटल प्रोडक्शन का आपको अंतर लेना है। आपको टोटल प्रोडक्शन का आगे वाले और पीछे वाले में कितना अंतर है उसका वो होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो देखो दोस्तों आपने 2 थे, 2 था उत्पादन 20 था, 2 से 3 लगाए तो आपका सीमांत उत्पादन कितना हुआ? 0। यही तो है, इसमें अतिरिक्त श्रमिक लगाने से इसका सीमांत उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। ये क्वेश्चन कभी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आप आज पहली बार समझ चुके होंगे बड़ी अच्छी तरह से कि सीमांत उत्पादन जो आदर्श बेरोजगारी होती है उसमें कृषि में सीमांत उत्पादन 0 क्यों होता है, इसलिए सीमांत उत्पादन 0 होता है। दोस्तों आप इसको नोट करें, ऐसा शायद ही आपको कुछ समझा होगा आज तक। बड़ा डेप्थ अपन 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे हर चीज़ की, आपको कतई मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन है जो एग्जाम है ना वो बाहर नहीं जाने वाला है, इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से उतार ले दोस्तों। हम इसके आगे अपन कौन सी बेरोजगारी लेने वाले हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी लेने वाले हैं। आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं।
उतार लिया होगा दोस्तों। ये तो नाम में ऐसे लग रहा हूँ कि बड़ा अच्छा अच्छा लिखा रहा है, क्यों मैं सोच रहा हूँ इनको मिटाते नहीं है, सारा आज अपन इसी में ही कर लेते हैं ना। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है दोस्तों, क्वालिटी आपको एक ही नंबर मिलेगी। लगे रहो बस, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका भी हमारा भी। सफलता आपको जब मिल जाएगी उसी दिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो दोस्तों अब अपन कौन सी ले रहे हैं, अब अपन ले रहे हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये क्या होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी? ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा कराएंगे। घर्षणात्मक बेरोजगारी लिखो, लिखेंगे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने के कारण या व्यवसाय में आंशिक रुकावट आने के कारण, व्यवसाय में आंशिक, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, छोटा मोटा टेक्नोलॉजी, बड़ी वाली वो टेक्नोलॉजी का होता है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी होती है ना, वो तकनीकी बेरोजगारी होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। मतलब टेक्नोलॉजी में बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, जैसे कि कृषि क्षेत्र, जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ गई, जेसीबी आ गई, खड्डा खोद देती है फटाफट, 5 आदमी पहले काम करते थे उसकी जगह वो एक ही कर देती है, मतलब टेक्नोलॉजी में आ गई। ये होती है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, थोड़े दिन के परिवर्तन आ रही है भाई टेक्नोलॉजी में। कुछ समय के लिए लिख लो आप, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, बस समझ में आ जाएगा। कुछ समय के लिए परिवर्तन आने के कारण या व्यवसाय में आंशिक रुकावट आने के कारण, जो लोग थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कुछ समय के लिए जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं ना, उसको अपन कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। समझ में नहीं आया कैसी, ये कौन सी बेरोजगारी आ गई? देखो दोस्तों, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कुछ समय के लिए, मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है, ये बेरोजगारी होती है अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए ये बेरोजगारी होती है, अल्प समय के लिए। ये कोई बेरोजगारी दीर्घकालीन नहीं है, और ये अल्पकालीन है, इसलिए इस बेरोजगारी को बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं करते, बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं करते। ये लो दोस्तों, मैं बोल रहा था ना कौन सी बेरोजगारी को बेरोजगारी आंकड़ों में शामिल नहीं करते, ये बेरोजगारी है दोस्तों, घर्षणात्मक बेरोजगारी। नाम बड़ा मस्त है इसका, ऐसा लगता था नहीं कि कितनी तगड़ी बेरोजगारी होगी, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ व्यवसाय में आंशिक रुकावट कैसे है ये हम समझे नहीं। बिजनेस चल रहा था, मशीन खराब हो गई, कोई तकनीकी कमी आ गई, कुछ भी हो सकता है। लिखा ना टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, या टेक्नोलॉजी में कुछ भी कमी आने के कारण मशीन रुक गई, 2 दिन तक मशीन सही नहीं हुई, कोई मैकेनिकल है बाहर से आएगा उसको देखेगा, तो बताओ 2 दिन के लिए लोग बेरोजगार हुए नहीं हुए? बिल्कुल सर हुए। बस यही है, छोटी सी बेरोजगारी है, कम समय के लिए, इसलिए इसको बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल करते नहीं है दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़े समय के लिए बेरोजगारी होती है। ये व्यवसाय में आंशिक रुकावट आ गया, टेक्नोलॉजी में थोड़ा चेंज हो गया, तो थोड़े समय के लिए होती है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना, कर लेना। नेक्स्ट बेरोजगारी लेते हैं चक्रीय बेरोजगारी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है सर चक्रीय बेरोजगारी? देखो चक्रीय बेरोजगारी होती है दोस्तों, आर्थिक मंदी के कारण होती है ये बेरोजगारी, आर्थिक मंदी के कारण होती है या व्यापार चक्रों के कारण होती है। 2 बड़ा है यहाँ, आर्थिक मंदी और व्यापार चक्रों के कारण जो बेरोजगारी होती है, वो कौन सी बेरोजगारी होती है? चक्रीय बेरोजगारी होती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो आर्थिक मंदी है या जो व्यापार चक्कर है या बिजनेस साइकिल है,
ये विकसित देशों में होते हैं, ना कि विकासशील देशों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप हो जाता है कि चक्रीय बेरोजगारी किन देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में, विकसित देशों में, दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। या फिर अपने लिखेंगे चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो अपन नोट करेंगे चक्रीय बेरोजगारी कौन से देशों में होती है, विकसित देशों में। तो आप लिखेंगे विकसित देशों में आर्थिक मंदी के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। आप लिख लोगे ना, वापिस लिख लेना, नोट कर लेना, विकसित देशों में आर्थिक मंदी के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। या व्यापार चक्रों के कारण, व्यापार चक्रों मतलब कि इंग्लिश में लिखेंगे बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्रों के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब एक नया वर्ड आया, बिजनेस साइकिल। तो दोस्तों अपन वर्ड्स का तो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, आप जानते हो ही, वर्ड्स में तो अपनी पकड़ है ही। बिजनेस साइकिल क्या होता है इसके बारे में अपन जरूर अध्ययन करेंगे, जैसा कि अपन ने सीमांत उत्पादन के बारे में अध्ययन किया, उसी प्रकार बिजनेस साइकिल क्या होता है। पहले बात सबको अपन को यह पता होना चाहिए कि दोस्तों विकसित देशों में आर्थिक मंदी के कारण और व्यापार चक्रों के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी होती है। आर्थिक मंदी प्लस व्यापार चक्रों के कारण। सर ये आर्थिक मंदी क्या होती है, फिर भी एक नया वर्ड है ये भी बताते हैं। देखो आर्थिक मंदी क्या होती है आप जानते हो ना, मंदी वो चीज होती है जिसमें डिमांड नहीं होती किसी चीज की, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे अपने देश में कोरोना है था, सभी लोग क्या थे, अपने लोग बाहर कमा रहे थे, कोई दिल्ली, बम्बई, पुणे, महाराष्ट्र या विदेश में कमाते, वो सभी लोग आ गए, घर पर रुक गए, काम ही नहीं था। एक तरह से व्यापार, आर्थिक गतिविधियाँ सभी बंद हो गई थी, मतलब कि व्यापार वगैरह ठप हो गया था, मतलब आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी मतलब जो डिमांड थी ना, ऑल डिमांड वो क्या थी, कम थी ऑल सप्लाई से। मतलब कि समग्र जो मांग होती है ना, समग्र मांग में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। डिमांड ही नहीं है कोई चीज़ की, बाजार में सामान पड़ा हुआ है, मैगी पड़ी हुई है, मिठाइयाँ पड़ी हुई है, सब्जियाँ पड़ी हुई है, और भी कई वस्तुएं हैं, कोई जा ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, सब अपने घर पर है। मतलब कि मांग ही नहीं किसी चीज़ की। तो जब मांग ही नहीं होती, लोग घर पर आके बैठ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, आर्थिक मंदी तो बोलेंगे, मंदी आ जाती है। मंदी की स्थिति में क्या होता है, जब डिमांड कम होती है, सप्लाई तो वो पहले से माल पड़ा हुआ है, तो सप्लाई तो वैसे ज़्यादा हो गई, तो आर्थिक मंदी आ जाती है ना, तो वो कौन सी बेरोजगारी आती है आपकी, चक्रीय बेरोजगारी आती है। और आर्थिक मंदी की स्थिति में क्या होता है, ऑल डिमांड, समग्र मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। अब एक वर्ड मेरे पास बच रहा है, व्यापार चक्रों के कारण। ये व्यापार चक्र क्या होता है, देखो दोस्तों बिजनेस साइकिल मतलब ये विकसित देशों में पाया जाता है, ध्यान रखना। ये बेरोजगारी भी किन देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में। देखो देश व्यापार जो बिजनेस साइकिल दोस्तों कैसे होता है, कोई भी बिजनेस अपनी स्टार्ट करते तो उस बिजनेस की ये स्थिति होती है दोस्तों, उस बिजनेस की ये स्थिति होती है, वो बिजनेस यूँ चलता है, सॉरी ये बिजनेस साइकिल आपके ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। ये हो गया आपके बिजनेस साइकिल, ये ऐसे जाके ये लो, इस प्रकार बिजनेस साइकिल है। ये आप सर ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में कैसे आएगा, समझाया नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ये लो आपकी ये बिजनेस साइकिल है। सर ये कैसे हुए, बिल्कुल बताएंगे। देखो कोई भी व्यापार होता है, देखो सबसे पहले वो क्या करता है, मान लो कि वो बूम की स्थिति में होता है ना, बूम यानी तेजी करता है, तो वो बिजनेस यूँ बढ़ता है। एक बार ये पीक पर पहुंच जाता है, बिजनेस टॉप पर पहुंच जाता है, बूम बूम करते हुए, फिर थोड़ी सी इसमें गिरावट आती है, जिसको अपन बोलते हैं रिसेशन। और भी यदि इसमें और नीचे गिरावट आ गई, और ही नीचे चल गया, तो उसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन।
फिर ये व्यापार एकदम नीचे चला गया, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार होता है, रिकवरी करता है। तो ये जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं अपन रिकवरी, RECOVER, रिकवरी। ये इस प्रकार ये बिजनेस साइकिल चलता रहता है। ये इस प्रकार जब बूम करता है तो कोई नहीं, आर्थिक मंदी आ जाती है, व्यापार चक्र आते हैं, कभी तेजी फिर एकदम कमी आ जाती है, फिर वापस बिजनेस क्या करता है, रिकवर करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आर्थिक मंदी हो जाती है और वहाँ पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और वहाँ इसी को अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी के नाम से बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल आ गई, आर्थिक मंदी आ गई या ऑल डिमांड कम हो गई। तो दोस्तों इतना तो मेरे को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अपनी संरचनात्मक बेरोजगारी अपन ने कर ली, आदर्श बेरोजगारी अपन ने कर ली, घर्षणात्मक बेरोजगारी अपन ने कर ली, चक्रीय बेरोजगारी अपन ने कर ली। अब अपन करेंगे शिक्षित बेरोजगारी। क्या दोस्तों लिखाने की जरूरत है या शॉर्ट एंड स्वीट वैसे ही बता दूं, आप लिखते रहना या बोर्ड साफ करके एक एक चीज़ लिखाऊं। देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, फिर ऐसे ज़्यादा कराऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो दोस्तों बता देता हूँ, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी उसे कहते हैं जब शहरों में या गाँव में पढ़े हुए तो लोग होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ज़्यादातर पढ़े हुए लोग गाँव में या शहरों में, बताओ। अब ऐसे मत करना ना सर, गाँव में भी आजकल तो खूब पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सभी जगह होते हैं, लेकिन अपने भाई पढ़ा लिखा हुआ आदमी शहरों में से भी शिफ्ट हो जाता है ना शहरों में। ये मान रहे हैं कि शहरों में शिक्षित ज़्यादा होते हैं और ये बेरोजगारी प्राय शहरों में ही पाई जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी सबसे पहला क्वेश्चन तो आ गया कि शहरी क्षेत्र में पाई जाती है ये बेरोजगारी। तो आप लिखेंगे शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या लिखेंगे, शिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित व्यक्ति होता है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, शिक्षित व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है। कोई लंबा नहीं है, देखो ये शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर ये जो बेरोजगारी होती है ना, शिक्षित बेरोजगारी, ये एक दीर्घकालीन होती है, दीर्घ समय के लिए होती है। काम मिल जाता नहीं मिलता तो फिर नहीं मिलता। इसका मतलब शिक्षित बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है, दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है, आप होगी बिल्कुल सर आपने बताया था, ये अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है। सर ये कौन सी बेरोजगारी आ गई, मैंने इसमें बता दिए 3 की फैक्टर्स बताए आपको। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये दीर्घकालीन होती है। शिक्षित व्यक्ति को जब काम नहीं मिलता तो वो क्या होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है, दीर्घकालीन और शहरी क्षेत्रों में। खुली बेरोजगारी क्या होती है, जब एक व्यक्ति को वर्ष पर्यंत या पूरे वर्ष पर्यंत या पूरे वर्ष ही जब उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, जब किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष ही काम नहीं मिलता है, तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है, वो खुली बेरोजगारी होती है, खुली। और जो शिक्षित बेरोजगारी है वो कौन सी बेरोजगारी में शामिल होती है, शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी में शामिल है दोस्तों। क्या आपने मेरी बात सुन ली, क्या आपने मेरी बात नोट कर ली, क्या मैं दोबारा बताऊं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैं लंबा नहीं लेना चाहता हूं। खुली बेरोजगारी जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, जो शिक्षित हो जाती है वो खुली बेरोजगारी में शामिल होती है। खुली बेरोजगारी भी एक दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है, जब व्यक्ति को एक लंबे समय तक या वर्ष पर्यंत या 1 वर्ष तक कोई काम नहीं मिलता है तो उसको मैं खुली बेरोजगारी कहता हूँ। सर आंशिक बेरोजगारी क्या होती है, वर्ष भर के कुछ महीने वो क्या होता है, वो बेरोजगार रहता है। बस थोड़ा थोड़ा याद रख लो, और क्या इनमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी भाई। आंशिक बेरोजगारी कि वर्ष के कुछ महीने क्या रहता है, कुछ महीने व्यक्ति बेरोजगार रहता है, कुछ महीने उसको काम मिल जाता है, तो वो बेरोजगारी कौन सी होती है, आंशिक बेरोजगारी होती है। सर ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी वही होता है कि ये भी क्या होता है, वर्ष के कुछ महीने क्या होता है, व्यक्ति बेरोजगार रहता है, वर्ष के कुछ महीने व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सर समझाओ ना, समझ में नहीं आया। एक खेती का उदाहरण ले लो दोस्तों, एक लेबर होती है, वो किस में काम करती है दोस्तों, वो खेत में काम करती है। एक सेकंड में दोस्तों इंक ले लूँ, देखो कौन सी बेरोजगारी चल रही है अपनी, मौसमी बेरोजगारी, सीजनेबल। देखो वर्ष के कुछ महीने क्या रहते हैं, लोग इसमें क्या रहते हैं, मौसमी बेरोजगारी में कुछ महीने क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इसका मतलब कुछ दिनों या कुछ महीने काम मिल जाता है। जैसे अपन लेबर होती है, लेबर किस में काम करती है, जैसे कृषि। अब जो काम करने वाले हैं कृषि में क्या होती है, पकाई होती है, या कृषि के काटने का समय आता है ना, जब क्या होता है,
लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मौसम के अनुसार जब बाजरे की फसल है या खरीफ की फसल है पक गई, अक्टूबर नवंबर के आसपास पक जाती है, मूंगफलियाँ पक जाती है, तो उस समय क्या होती है, लेबर की अपन को ज़्यादा जरूरत होती है, नीड होती है उस समय लेबर आती है। तो उसको महीने के कुछ समय कहाँ मिला, मौसम के हिसाब से कहाँ मिल रहा है। जब वापिस रबी की फसल की कटाई होगी, जैसे गेहूं की कटाई होगी, तो उस समय लेबर की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब उनको मौसम के हिसाब से उनको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। बाकी तो वो क्या है, बेरोजगारी है। और जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ने में मान लो गन्ने की कटाई करनी है तो बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ जाती है। गन्ने की कटाई है, उसकी सफाई करनी है, और भी कुछ काम है, रुई का काम हो गया, कपास का तोड़ने का काम हो गया, तो कुछ समय के लिए उनको रोजगार मिलता है। एक मौसम के हिसाब से उनको मिल रहा है, मतलब कुछ महीने कहाँ मिल रहा है, बाकी बेरोजगार है। इसलिए इस बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः यह है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों फिर से समझ गए होंगे, की पॉइंट्स आप जरूर नोट करते रहना, नीचे नीचे लाइन लिखिए। मौसमी बेरोजगारी में क्या पॉइंट इंपोर्टेंट है, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी दीर्घकालीन है, शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, ये मैंने पहले बता दिया। आदर्श बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, आप कहोगे सर कृषि क्षेत्र में, बिल्कुल आदर्श बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है सर, चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी सर कौन से देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत में मुख्यतः ये बेरोजगारी पाई जाती है। और बताओ तकनीकी बेरोजगारी, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन, कोई बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के कारण जो लोग बेरोजगार हो गए उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे कि आजकल 200 जेसीबी आ गई। जेसीबी क्या, जहाँ पहले 10 आदमी 15 आदमी खड्डा खोदते थे, काम करते थे, वो एक जेसीबी अकेले काम कर देती है, तो बेरोजगारी बढ़ गई ना। पहले यदि कोई पाइपलाइन उसका खड्डा खोदना था तो 10 आदमी उसकी खुदाई करते थे, लेकिन आजकल जेसीबी जो खोदने वाले आके उसको खो देते, तो कौन 10 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वो किस कारण हुए, तकनीकी बेरोजगारी हुई। ऐच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है, देखो दोस्तों ऐच्छिक बेरोजगारी होती है जिसको उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जितनी सैलरी चाहिए ना वो नहीं मिल रही है, आवश्यकता अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार या उसकी इच्छा अनुसार, मान लो आवश्यकता तो क्या, इच्छा अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार मजदूरी या प्रचलित मजदूरी नहीं मिलती है, या जो मजदूरी मिलती है वो प्रचलित मजदूरी दर से क्या होती है, कम होती है। प्रचलित कोई मोस्ट नहीं है दोस्तों, ये मजदूरी से कम होती है। क्या बताएं सर, दोबारा सुन लो। ऐच्छिक अपनी इच्छा से बैठा है। अब जैसे स्कूल में कोई है, जैसे स्कूल में कोई पढ़ा रहा है व्यक्ति, अब उसको तनख्वाह मिल रही है, जैसे 10,000 15,000 मिल रही है, और वो कई सालों से पढ़ा रहा है, अब भी उसको पेमेंट 15,000 दे रहे हैं, तो वो सोचता है यार 15,000 बहुत कम है, तो वो सोचता है यार कौन करेगा 15,000 में, अपनी इच्छा से छोड़ देता है, उस काम को स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता है। देखते हो कि अभी स्कूल वाले 10,000 पेमेंट देते, तो वो सोचते हैं यार पेमेंट कम है, इसलिए अपनी इच्छा से रुक रहा है, उसको पेमेंट कम लग रहा है, मतलब ये जो उसको मजदूरी चाहिए, इच्छा थी या प्रचलित मजदूरी दर से उसको कम मिलती है, तो वो उस काम को छोड़ देता है, तो उसको अपन ऐच्छिक मजदूरी कहते हैं। अनैच्छिक कौन सा होता है, जिसकी प्रचलित मजदूरी वो करने को तैयार है, बेचारा कम में भी करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसको पेमेंट वो नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, उसको कौन सी बोलते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, संरचनात्मक 1, आदर्श 2, गठनात्मक 3, चक्रीय 4, मौसमी 5, लगभग ये है। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया और कई बार ये एग्जाम्स में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार फिर से इनका मैं ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः विकासशील देशों में पाई जाती है, भारत में मुख्यतः यह बेरोजगारी पाई जाती है पूंजीगत संसाधनों के कारण, पूंजीगत संसाधनों की कमी के कारण या अर्थव्यवस्था के ढांचे में कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है वो कौन सी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक वर्ड और बता दिए, मैं भूल गया था, संरचनात्मक बेरोजगारी में एक वो भी होता है यदि स्किल्स की कमी के कारण, यदि आप में स्किल्स नहीं है, आपको काम देने वाला है, नियोक्ता है,
उसको काम फैक्ट्री में कंपनी में काम करवाना है, उस काम करने के लिए किसी काम करने में जो योग्यता होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स अपने में नहीं है, काम करने वाले में नहीं है, इसके कारण वो बेरोजगार हो जाता है। तो ये भी संरचनात्मक बेरोजगारी में मुख्य देखी जाती है। आदर्श बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ सीमांत उत्पादन जीरो होता है। जीरो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। मुख्यतः यह ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। घर्षणात्मक अल्पकालीन बेरोजगारी है, बेरोजगारी के आंकड़ों में इसको शामिल नहीं किया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी आपको बता दी मैंने, आर्थिक मंदी या व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है वो चक्रीय बेरोजगारी होती है। शिक्षित व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता, शिक्षित बेरोजगारी होती है। दीर्घकालीन बेरोजगारी है, मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी में इसको शामिल किया जाता है। खुली बेरोजगारी जिसे पूरे वर्ष ही काम नहीं मिल पाता है, खुली बेरोजगारी कहलाती है। आंशिक बेरोजगारी वर्ष के कुछ महीने काम मिल जाता है, आंशिक बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी, किसी मौसम विशेष में काम मिलता है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के परिवर्तन या चेंज होने के कारण जो लोग बेरोजगार हो जाता है उसे अपना तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? प्रश्न आ जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न आ जाए आपके कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी तो आप बताओगे सर ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो पाई जाएगी अपनी आदर्श बेरोजगारी, बिल्कुल पाई जाएगी। और कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी बताओ? ग्रामीण में घर्षणात्मक पाई जाएगी या चक्रीय? शिक्षित, खुली पाई जाएगी क्या? आंशिक पाई जाएगी, बिल्कुल आंशिक पाई जाएगी, क्योंकि मौसमी किसका भाग है? कुछ समय के लिए मौसमी और आंशिक भी कुछ समय। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी का कमांड रूप या मिश्रित रूप देखने को मिलता है। एग्जाम में आ सकता है, नेट जीआरएफ में आदि में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श बेरोजगारी भी है, आंशिक भी है और मौसमी बेरोजगारी भी है। क्वेश्चन आ जाए दूसरा, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ। तो शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी तो है ही है, शिक्षित बेरोजगारी तो है ही है। चलो और बताओ, ऐसे विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ। विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी बताओ। तो आपको वैसे एक तो विकासशील देशों में संरचनात्मक में पाई जाती है, पाने को तो मौसम में भी पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है? आदर्श भी पाई जाती है। तो सर विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों विकसित देशों में एक तो पता है आपको कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, और एक घर्षणात्मक, जिससे कुछ समय के लिए लोग बेरोजगार टेक्नोलॉजी में कारण वो विकसित देशों में कौन सी पाई जाएगी? आपकी चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, और कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ये सभी बेरोजगारियों को मैंने आपको बताया दोस्तों। अपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया है दोस्तों। आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको फिर अपन नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, फिर अच्छा इसके आगे का नेक्स्ट अपन लाएंगे। तो दोस्तों ये आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, ओके।